अलंकार ही परेशान करने वाले हैं सबसे ज्यादा। हाँ, जो सबसे ज्यादा परेशान करेंगे ना वो अलंकार ही करेंगे। और ये ना इसमें दिक्कत ये आती है, पढ़ते टाइम में जितने आसान लगते हैं सॉल्व करते टाइम उसे 10 गुना टफ होते हैं। सबसे टफ यही है। कई बार तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसे अलंकार, अगर सर ये अलंकार बता रहे हैं तो ये है भी क्यों। मतलब जो चीज मैं तुम बता रहा हूँ ना यकीन नहीं आएगा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें शार्प होना पड़ेगा, लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। और तुम भगवान की दुआ से पढ़ते ही नहीं हो। दिक्कत तुम्हारे साथ ये है, यहाँ आके तुम्हारी आत्मा जाग जाती है, दिखा देंगे, और घर जाके फिर सो जाती है। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। अच्छा सुनो, बहुत सारे बच्चों से पूछ चुका हूं, लेकिन आज क्योंकि टॉपिक ये है तो पूछना ही पड़ेगा। जैसे शब्द और पद में क्या डिफरेंस है, सब जानते हैं ना? हिमानी, शब्द और पद में क्या अंतर है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। शब्द क्या है? आप कह सकते हैं सर शब्द जो है वो अक्षरों का समूह है। नोट्स बनाते रहना भाई यार साथ साथ, आज हाथ बराबर चलते रहें। सर अक्षरों का जो समूह है वो शब्द कहलाता है, क्लियर? और एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। पद का मतलब है शब्द को वाक्य में प्रयोग करना। शब्द का वाक्य में प्रयोग, शब्द का वाक्य में प्रयोग। शब्द का वाक्य में प्रयोग। केवल एक अर्थ, केवल एक अर्थ। और अगर आप पद की बात करेंगे तो पद कितने होते हैं? 5। पद व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और यहां लिखेंगे हम लोग प्रयोग के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर होते केवल 3। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, और नंबर 5 अव्यय। चलिए भाई पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? शुरू करो। हाँ पद ही तो बता रहा हूं।
पद के बारे में बात कर रहे हैं हम, यहां लिख लेते हैं पद। आप शब्द भी लिखोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब हमें शब्द और पद में अंतर तो पता ही है, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जो हमारी आज की क्लास है उसे हम शुरू कर रहे हैं शब्द या पद से। पहले आप बताओगे शब्द क्या है, तो आप कहोगे सर शब्द दो अक्षरों का समूह होता है। लेकिन सर एक शब्द के ना कई सारे अर्थ होते हैं। शब्द जो है अक्षरों का समूह है, लेकिन एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हम सब जानते हैं, हाँ सर बिल्कुल, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे जैसे कोई शब्द बताओ। लाल, लाल बेटे को भी कहते हैं। जैसे आपने लाल कहा, लाल, लाल अपने आप में रंग भी है, और लाल अपने आप में बेटा भी है, और लाल अपने आप में आभूषण भी है। जैसे मन, मन अपने आप में क्या है, हृदय भी है, मेरा मन, मेरा हृदय। और मन क्या है, इकाई भी है। इकाई किसका, वजन की। शब्द अक्षरों के समूह को कहते हैं, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द लिया लाल, लाल के 3 अर्थ है, यहाँ बेटा है, रंग है, आभूषण है। जैसे एक शब्द लिया हमने क्या, मन, मन का शब्द हृदय और इकाई है। पद, सर जब ये शब्द उठा के वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग करने की वजह से निश्चित नियमों में बंध जाता है, और जैसे ये निश्चित नियमों में बंधता है सर, इसका केवल एक अर्थ रह जाता है। अगर ये निश्चित नियमों में बंध जाए तो बेटा इसका केवल एक अर्थ रह जाएगा। यहां तक क्लियर सभी का? हाँ भाई, सेंटेंस में आ जाएगा तो अपने आप में एक ही तो अर्थ रह गया। बिना सेंटेंस के शब्द होगा, सेंटेंस में पद कहलाएगा। यानी कि वाक्य में प्रयोग है तो पद है, स्वतंत्र है तो शब्द है। ठीक है, किसी पद को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो शब्द है, और किसी शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो पद है। क्लियर? पद में सबसे पहला पद हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक, तीसरा हो गया योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर? पूछेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पूछेंगे भाई आप प्रयोग के आधार पर बताओ, तो आप कहोगे सर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये रटने चाहिए। व्युत्पत्ति कहते हैं बेटा रचना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण। व्युत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण। अब मैंने व्युत्पत्ति क्यों लिखा, क्योंकि ये लिखा आएगा ना एग्जाम में, रचना। इंग्लिश में लिखना चाहो तो फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन। क्लियर? मैं वही शब्द लिखूंगा जो हिंदी व्याकरण में लिखे मिलते हैं। मैं यहां तुम्हारे लिए अगर इन्हें आसान करूंगा तो एग्जाम में तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएंगे। हमें वही शब्द लिखने हैं जो एग्जाम में डिट्टो जैसे शब्द मिलते हैं लिखे लिखाए। क्लियर? जनाब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। पूछा करो, तुम बोला करो। जो घर पे बोलने की शक्ति का प्रयोग यहां भी किया करो। अपने तुम्हें बोलने की तो भगवान ने एक विशेष कला दी है, तुम उसका प्रयोग यहाँ करते नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, एक ही तो कला है, बाकी तो कलाकंद है। चलो पीछे, रक्षा पूछो कुछ, आप पूछो। क्लियर है? फिर मैं पूछूंगा। पूछना है तो पूछो, नहीं मैं पूछना शुरू कर रहा हूं। क्लियर से भी कहा? चलिए अब हम मोटा मोटा समझ लेते हैं, क्योंकि फिर टॉपिक पे आते हैं। अगर कोई पूछे कि रूढ़ शब्द क्या होता है तो बता दोगे? सर रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एक नाम लिख लो कृष्ण, कृष्ण कोई नाम है किसी का, जैसे तुम्हारा भी नाम है, जैसे अपना अपना नाम ले सकते हो सब। आपके नाम का अर्थ इस वजह से क्योंकि सारे शब्द अक्षर मिलके अर्थ बना रहे, लेकिन आपने उनमें से कुछ शब्द हटा दिए, अक्षर हटा दिए, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। सर ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा पद या कोई भी ऐसा शब्द अगर उसको तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, विभाजित करते हैं, तो मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, फिर मुझे एग्जाम्पल मिटाने पड़ेंगे।
जैसे एक शब्द लिया तुमने कृष्ण, तो ये जो कृष्ण है ये जुड़ने के बाद ही अर्थ दे रहा है। आप सोचोगे अलग हटके भी अर्थ दे देगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं अक्षर, तब इसका एक मीनिंग निकल रहा है। आप इसमें से अण हटा दीजिए, शाह हटा दीजिए, का हटा दीजिए, री हटा दीजिए, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा जगत, अब आपका उसे ता हटाने पे तो मीनिंग है, लेकिन इसका नया मीनिंग बन गया, ये खुद मीनिंगलेस हो गया। जगत का जो सेंस है उसमें से ता हटाते वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। जगत का जो अपना सेंस निकल कर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। जैसे मैंने लिखा रवि, रवि को बताओ, कोई शब्द कोई अक्षर हटाते क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। सर मोटा मोटा सीधा सीधा सुन लो, रूढ़ का मतलब होता है जिसको खंडित ना किया जा सके, अक्षरों का ऐसा समूह जिसको आप खंडित नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ने या खंडित करने के बाद जो अपना स्वाभाविक अर्थ खो दे देता है, मीनिंगलेस हो जाता है। सबको याद रहेगी मेरी बात। अगर हम यहां बात करते हैं यौगिक की, तो यौगिक में क्या बताओगे? सर यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द, ऐसा शब्द जो खंडित करने के बाद भी अपना अर्थ बनाए रखता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में लिख लो पाठशाला, रेलगाड़ी लिख लो। चलो, अगर आपने लिखा रेलगाड़ी तो आप बिल्कुल सही हैं, अगर आप लिखते हैं पाठशाला तो आप बिल्कुल सही हैं। आप सही हैं पाठशाला लिखने पे, गलत है? सर ठीक है, शाला का अपना अर्थ होता है। शाला का क्या अर्थ होता है? घर। और बताओ, कमल नयन हुआ, और बताओ, डाकघर, डाकघर। अब डाक अलग कर दो और घर अलग कर दो, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो सर वे शब्द जिनको खंडित करने के बाद भी अपने अर्थ को बरकरार रखते हैं, आपने खंडित कर दिया लेकिन खंडित करने के बाद भी इनका अर्थ बना हुआ है, क्या कहलाते हैं? भाई साहब योग रूढ़ पे आ गए अब हम। अब योग रूढ़ को कौन बताएगा? योग रूढ़ को आप बताओ। अच्छा, योग रूढ़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? चलो, प्रिया 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 प्रिया, ये बताओ योग रूढ़ शब्द कैसा शब्द है? आप कह सकते हो सर योग रूढ़ शब्द खुद अपने आप में एक यौगिक शब्द है, क्योंकि सर देखो योग प्लस, देखो योग रूढ़ किससे बना है? योग प्लस रूढ़ से, दो शब्दों से मिला। योग का मतलब यौगिक और रूढ़ का मतलब रूढ़। सर ऐसा शब्द जिसमें यौगिक और रूढ़ दोनों की क्वालिटीज यूज की जाए। सर कोई भी ऐसा शब्द जिसको बनाते समय यौगिक और रूढ़ दोनों की विशेषताएं जिसमें सम्मिलित हो, यानी कि जो रूढ़ भी हो यौगिक भी हो। क्योंकि सर योग रूढ़ शब्द ना खुद, सर आप खुद देखिए, हटा दो भाई, सर आप खुद देखिए, आप जब योग रूढ़ लिखते हैं तो आप जब इसे अलग करते तो सर एक शब्द निकलता है योग और एक रूढ़। सर एक बात क्लियर है, ये जो योग रूढ़ शब्द बना हुआ है ये योग प्लस रूढ़ से बना हुआ है, और योग का मतलब यह यौगिक है, योग का मतलब क्या है यहां, और रूढ़ का मतलब रूढ़। यानी कि सर ऐसा कोई भी शब्द जिसमें यौगिक और रूढ़ दोनों की विशेषताएं हों, जिसमें दोनों के गुण प्रदर्शित हों, वो योग रूढ़ होता है। वो क्या होता है? योग रूढ़। जैसे सर आपने कोई शब्द ले लिया, चलो पंकज ही लेते हैं, अच्छा शब्द है, पेपर भी पूछता है। पंकज, सर पंकज को बोलते हैं पंक प्लस जा। अब ये जो है सर पंक का मतलब होता है कीचड़, और सर जा का मतलब होता है जन्मा हुआ। अब सर देखो पंकज का मतलब है कीचड़ में जन्मा हुआ। अब सर देखो जब मैंने पंख का संधि विच्छेद किया तो यहां पे आया पंख और यहां पे आया जा, तो सर पंख प्लस जा, पंख का अपना अर्थ है, जा का अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है। पंकज को खंडित करने के बाद भी, पंकज को तोड़ने के बाद भी, इसको अलग अलग करने के बाद भी
दोनों का अलग अलग अर्थ बरकरार रहा। इस हिसाब से तो ये यौगिक है। क्योंकि जब आप पाठशाला को तोड़ते हैं, जब आप पाठशाला को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद भी शाला का अपना अर्थ है, पाठ का अपना अलग है। आपने पाठ को भी तोड़ दिया, आपने शाला को भी तोड़ दिया। जब आप दोनों को तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद भी दोनों का अर्थ अलग अलग भी सुरक्षित है। तो ये नियम, ये विशेषता किसकी है? सर ये विशेषता यौगिक की है। ये किसने उठा ली? ये किसने उठा ली? योग रूढ़ ने उठा ली। क्लियर है? किसने उठा ली? भगवान शंकर का एक नाम अर्धनारीश्वर है एक रूप भी अर्धनारीश्वर, जिसमें वो आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में रहते हैं। तो योग रूढ़ है, स्त्री के गुण भी और पुरुष के गुण भी। तीसरा तो हम निकाल लेंगे बाबू। हाँ, अब एक बात बताओ, बस इसमें अंतर कितना है? यौगिक में पाठशाला को मैंने तोड़ा, पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला को तोड़ा, जोड़ा तो क्या बन गया? पाठशाला। तोड़ा तो पाठ प्लस शाला, जोड़ा तो पाठशाला। भाई मैंने फिर बताया, फिर समझा रहा हूं, ऐसा शब्द जिसको आप जब खंडित करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे, बांटने के बाद भी उसका अपना अलग अलग अर्थ होगा, और जुड़े हुए का भी होगा, तोड़ने के बाद भी होगा, जोड़ने के बाद भी होगा और तोड़ने के बाद भी होगा। तो ये विशेषता किसकी? यौगिक की। अब रूढ़ की विशेषता क्या होती है? रूढ़ की विशेषता होती है, रूढ़ का एक अर्थ होता है चिपकना, फिक्स होना। कहते नहीं यार ये तो रूढ़िवादी व्यक्ति, पुराने विचारों से चिपका। रूढ़िवादी किसको कहते हो आप? जो पुराने विचारों से चिपक गया आदमी, यार ये तो बड़ा रूढ़िवादी आदमी है, पुरानी उन्हीं से चिपका हुआ है कि भाई बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोते, है ना, बाल नहीं कटवाते। और तुम घर में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, गांव में वो उतना बड़ा पागल है। हाँ, ये बैठ जा, तू पढ़ा लिखा है, बैठ, एकदम गादी दादी बैठ जा। जिस तुम वहां तर्क देने लगो तो सबसे बड़े पागल तुम हो। पागल तो नहीं है, इसे कहां से उठा लाए? पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में, क्योंकि समाज में बैठेगा तो तर्क करने पड़ेंगे। तर्क करोगे तो तुम उनकी आस्थाओं पर प्रश्न उठा रहे हो, तुम परिवार को जान से तो तुम्हें मारेंगे नहीं, अरे बस अपनी भावनाएं क्या तो दूर भेज के निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखो, पंकज, पंक माने कीचड़, जा माने जन्म हुआ। जो कीचड़ में जन्मा हुआ है, कीचड़ में तो हजार चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन पंकज केवल कमल को कहा जाता है। तो पंकज का अर्थ से कमल चिपक गया। रूढ़ का मतलब है अर्थ विशेष, किसी एक से अर्थ चिपका रह जाए, ये है रूढ़। क्लियर है? अब तो पंकज कैसा शब्द है? योग रूढ़। यौगिक क्यों नहीं है? यौगिक क्यों नहीं है? सर यौगिक इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अर्थ नहीं ले रहा ना। पंकज, पंकज सर बनाने की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्या है? यौगिक। और अर्थ की दृष्टि से क्या है? रूढ़। सर वे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं, अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। क्लियर जनाब? क्लियर है भाई? क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। खैर जलज भी सीमा आएगा, जल प्लस जा, जल प्लस जा, जल में जन्मा हुआ। अब जल में कितनी चीजें जन्म लेती है, लेकिन जलज किसके लिए यूज होता है? कमल के लिए फिक्स हो गया है। पर्यायवाची पढ़ोगे तो तुम देखोगे जलज किसके लिए फिक्स है? कमल के लिए फिक्स है। या किसी और के लिए भी बोलते हो तुम? सर हम किसी और के लिए बोल ही नहीं सकते, जलज किसके लिए बोलेंगे केवल। लेकिन आज हमें ये पढ़ने थे, ये मैंने बेसिक समझा दिया तुम्हें। हमें पढ़ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अगर कोई तुमसे पूछे पद कितने प्रकार के होते, तो आप कहोगे पद केवल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय के अंदर भी 4 चीजें आती हैं। अव्यय के अंदर भी 4 आती हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मय आदि बोधक। आपने सुना होगा, आप एडवर्ब बोलते हैं ना, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, 4 बोलते हो ना।
तो 4 तो हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसके अंदर भी कितने होते हैं 5वें के अंदर? इसलिए तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। 8 पढ़े हैं ना। लेकिन हिंदी में पढ़ते समय स्थिति होती है, हिंदी में 5 बोलते हैं। 4 तो ये हो गए और 4 आएंगे किसके अंदर? अब अव्यय के अंदर आने की वजह से दिक्कत हो गई। क्या हो गई देखो, ये हुआ पहला हुआ। चलो इधर ही समझा देते क्योंकि हम नया तो फिर स्टार्ट ही करेंगे ना पीछे। यहां समझो, अव्यय को बोलते हैं हम आविकारी। अव्यय क्या होता है? आविकारी। और ये होते विकारी। शब्द के 2 रूप होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता आविकारी। पद के 2 रूप होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता आविकारी। पद 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब क्या होते हैं विकारी और अविकारी? अब मुझे बताओ। यानी कि शब्द के अगर आप 2 प्रयोग लिखोगे तो एक तो लिखोगे विकारी और एक लिखोगे अविकारी। अविकारी और विकारी। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना। विकारी कहते हैं चेंज होना, जो चेंज हो जाते हैं विकारी। और अविकारी क्या होते हैं? जो परिवर्तित नहीं होते हैं। अब देखो, जो हमारा विकारी है ये वो शब्द हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। जो अविकारी, अविकारी को आपको पता अव्यय भी कहा जाता है। यानी कि वे शब्द जो परिवर्तित है नहीं होते। तो परिवर्तित किससे हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, जैसे संज्ञा है, 5 चीज, जेंडर, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष। और ये सब तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं, ये तो मैंने पढ़ाई थी कारक, फिर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के प्रभाव में आकर चेंज हो जाते हैं, इनके अनुसार ढल जाते हैं। भाई ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के प्रभाव में आकर बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के प्रभाव में नहीं बदलते, तो संज्ञा इस वजह से विकारी है क्योंकि संज्ञा लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के प्रभाव में आके बदल जाती है। क्लियर है? पक्का? जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के प्रभाव में आके बदल जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं विकारी। जिन पे लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष का प्रभाव पड़ता है, और जिन पे लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता वो कहलाते हैं अव्यय, अविकारी। और अब अविकारी में आप किसको लिख लोगे? विकारी में किसको लिखोगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसलिए तुम देखो तुम्हारे पेपर में यहां से सब कुछ आता है, ये कम पूछे जाएंगे, इसमें से क्रिया विशेषण पूछा जाता है बस। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो सभी को, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पढ़ा देंगे उन्हें। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध वाचक भी लिख दो या बोधक लिख दो। संबंध वाचक ये संबंध बोधक एक ही बात होती है। समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय में कौन सी बताना, कैसे लिखा जाएगा? समुच्चय में बताना, सा मा उ डबल चा है ना। समुच्चय बोधक है, समुच्चय वाचक, और सबसे लास्ट में विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि, देखो ये 4 ना, ये 4 तुम्हें याद होने चाहिए। पेपर में कैसा है, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है? 3 एग्जाम्पल याद दे देंगे विकारी के, एक इनमें से रख देंगे, तो ढूंढना आना चाहिए कौन सा अविकारी है। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं भाई, क्यों नहीं पूछे जाएंगे? पूछेगा एग्जाम तो इन्हें, विकारी क्या है, अविकारी क्या, और ये कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है अब तक? एक बार पीछे हटा दो, एक बार यहां से दृष्टि देखो, यहां से शुरू हुई थी क्लास,
क्लियर है? अब आऊंगा उस पे आऊंगा। अरे वो छूट गया क्या योग रूट के एग्जाम्पल? योग रूट के एग्जाम्पल छूट गए। तो देखो योग रूट में ना, योग रूट में बहुव्रीहि समास आता है। बहुव्रीहि समास योग रूट में ही आता है। बहुव्रीहि समास के जितने भी तुम्हें एग्जाम्पल आते हो सब योग रूट है। अब बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल कोई भी उठा लो, चाहे आप दशानन उठा लो, चाहे लंबोदर उठा लो, चाहे पीतांबर उठा लो, महादेव उठा लो, कोई भी शब्द जिसको आपने बहुव्रीहि समास में पढ़ा है। देखो महादेव की स्थिति क्या है। महादेव भी अपने आप में एक शब्द है महादेव, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें यौगिक के गुण दिखाई देंगे, क्योंकि महा प्लस, तो इस हिसाब से ये यौगिक है, इस हिसाब से एक शब्द है। लेकिन शब्द कौन सा है? क्योंकि बहुत आसानी से खंडित किया जा रहा है, खंडित करने में हमें जरा सी भी परेशानी नहीं हो रही है, इस हिसाब से ये यौगिक है। लेकिन महादेव फिक्स है केवल शिव के लिए। महादेव, महाकाल, ये आप शिव के अलावा किसी के लिए यूज ही नहीं कर सकते। ये फिक्स है भगवान शिव के लिए। आप महादेव कृष्ण नहीं लिख सकते, महादेव विष्णु को नहीं बोल सकते, ब्रह्मा को नहीं बोल सकते, शिव के अलावा नहीं बोल सकते आप किसी। कुछ जो फिक्स है किसी के लिए आप उसी को, ऐसे थोड़ी आप अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रख लो, तुम जाके लिख दो रिलायंस इंडस्ट्रीज और लिख दो हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अब जो जिसके लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। ट्रेडमार्क कहते हैं ना भाई, इसका ट्रेडमार्क ले चुके हैं, ये रजिस्टर्ड हो गया बाकायदा। इसलिए तुम देखो जितने भी हीरो हैं जो ठीक ठाक स्थिति में, उनके नाम की स्पेलिंग बहुत अंतर मिलेगा, कभी नोट करना तुम। सुनील शेट्टी की स्पेलिंग, सुनील की स्पेलिंग क्या होती है, लेकिन सुनील शेट्टी में ऐसे नहीं है। सुनील शेट्टी जो उनके नाम की स्पेलिंग है तो EA है या EL है, वो अपने नाम की स्पेलिंग अलग लिख पाएंगे। हमेशा नोट करना, जो बड़ा व्यक्ति होगा वो इसलिए कि आगे जाके कोई परेशानी ना हो, नाम की वजह से, स्पेलिंग की वजह से भी बहुत सेफ होकर चलते हैं ना। अभी तो हम गरीब है, इससे बाहर आ जा, एस्ट्रोलॉजी से। अभी तो हमारी स्थिति ये है, सही पूछो कि अभी हम क्या करते हैं, कुछ नहीं। जब तुम किसी पद पे पहुंच जाओगे तो जब तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें ढूंढी जाएंगी। अभी तो तुम कुछ करो, तुम जानते ही कौन है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तुम्हारी डिग्री ढूंढी जाएंगी, कहां से लाए थे डिग्री। अभी कुछ नहीं है, कहीं जाओ किसी से मिलो, कुछ देखो कुछ मत देखो, फिर तुम्हारी व्हाट्सएप हिस्ट्री ये सारी खंगाली जाएंगी, कोई मौका मिले तुम्हें बदनाम करने का। अभी तो बदनाम कर लो, उल्टा नाम ही होगा। ये वाला क्लियर है? अब हम यहां पहुंच गए, अब ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्लियर सभी का? अब हम शुरू करेंगे आज संज्ञा। देखो आता तो मैं डायरेक्ट बोर्ड पे संज्ञा भी तो लिख सकता था, चलो भाई लिखो संज्ञा और शुरू करो। लेकिन ये नंबरिंग चल रही थी, फिल्म अभी स्टार्ट हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर कराना जरूरी होता है। संज्ञा से पहुंचने से पहले तुम निकल के कहां से आए हो, संज्ञा से पहले संज्ञा आई कहां से, तो संज्ञा आई पद से। पद कितने प्रकार के होते हैं, तो सर व्युत्पत्ति के आधार पे ये, प्रयोग के आधार पे ये, और फिर मैंने विकारी विकारी समझाया। और अब किस पे आ गए हम, संज्ञा। हेडिंग डाल लीजिए। चलिए भाई संज्ञा, संज्ञा का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक, पर्याप्त, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। जिसका हमें पर्याप्त ज्ञान हो वो क्या होती है, संज्ञा। संज्ञा का मतलब है जिसका आपको पर्याप्त ज्ञान हो, वो क्या है, संज्ञा। संज्ञा का मतलब है नाम, किसी का भी नाम संज्ञा है, किसी का भी नाम संज्ञा है। अब नाम किस किस का हो सकता है, सर नाम किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, किसी भाव का हो, किसी स्थिति का हो,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्थिति और गुण के नाम को क्या कहते हैं? गुण भी लिख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्थिति, गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। राम संज्ञा है, धनुष संज्ञा है, अयोध्या संज्ञा है। भाव बताओ कोई। खुशी, स्थिति, गरीबी। स्थिति को कहते हैं दशा, तुम्हारी दशा कैसी, कंडीशन। गुण, ईमानदारी एक संज्ञा है। तो आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, किसी स्थिति या गुण का नाम लोगे तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। इनका नाम संज्ञा है। कोई भी वस्तु संज्ञा है, कोई भी स्थान संज्ञा है, कोई भी व्यक्ति संज्ञा है, कोई भी गुण संज्ञा है, कोई भी भाव संज्ञा है। सब कुछ ये संज्ञा है, सारी की सारी नाउन है। क्या है? सारी की सारी। और नाउन ना हमारी संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक प्राणीवाचक, कैसे? प्राणीवाचक, और एक अप्राणीवाचक। एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। एग्जाम्पल दो कोई। लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग। प्राणीवाचक कैसी है? जैसे जैसे राम। लिविंग है ना, जैसे घर, कुर्सी, मेज। एक एग्जाम्पल, मेरे पास जगह कम है, आप एग्जाम्पल ज्यादा लिखा करो। प्राणीवाचक लिखो पेड़, जीवित है ना, लिविंग होते पेड़। व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, या जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, वो सब क्या है? प्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक, जो जीवित नहीं होते, सांस नहीं लेते, वृद्धि नहीं करते। ऐसे तो है नहीं तुमने मेज आज बना दी, कल वो जाके पलंग बन जाएगी। मेज ही रहेगी पूरे जीवन भर, उतनी रहेगी हाइट। क्लियर है? एक तरह से दो प्रकार के हैं ना ये। अब दो प्रकार के और होते हैं, वो भी देख लो कैसे। गणनीय, गणनावाचक लिख लो। काउंटेबल, अगणनीय। तरुण सर ने पढ़ाया होगा ना। अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। गिनो, किसको गिन सकते हो? फल गिन सकते हो ना, व्यक्ति को गिन सकते हो, तो नाम लिख दो जिनको आप गिन सकते हो। पानी गिन लोगे? पानी। सोना गिन लोगे? सोना। सोना गिनना थोड़ी जाता है, तोला जाता है, मापा। गिनना अलग चीज है भाई। सोने को गिन सकते हो? नहीं गिना जा सकता सर। अब उसे भी समझाऊंगा जब द्रव्यवाचक संज्ञा पे आएंगे। क्लियर है? यहां तक किस किस को? सभी को क्लियर है? अब संज्ञा के प्रकार लिख लो जल्दी से। कितने भाई? नंबर एक, हाँ, ये तो प्राणीवाचक को लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं ना। संज्ञा के ये प्रकार हो गए। ये ऐसे मान लो कि संज्ञा के प्रकार है, प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक। ये भी संज्ञा के प्रकार है, गणनीय प्रकार। लेकिन संज्ञा के भाग कितने होते हैं? है ना, भाग नहीं बोल सकते, इसको प्रकार ही बोलेंगे। ये भी प्रकार है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है ना? ऐसा ना, व्यक्ति, ये तो ऐसे है कि प्राणी के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, गिनती के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, वो तो आधार है किसी ना किसी का। असली प्रकार ये है। संज्ञा के प्रकार नंबर 1 कौन सी है? व्यक्तिवाचक। और नंबर 2 जातिवाचक। और नंबर 3 द्रव्यवाचक। भाववाचक को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। नंबर 4
समूहवाचक। नंबर 5, जो बहुत डेप्थ में हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं या जिन्हें हिंदी की बहुत सही समझ है, उनका कहना यह है संज्ञा तो एक ही होती है, जातिवाचक, सब बाकी इसी से निकली है। लेकिन संज्ञा को समझाने के लिए संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्योंकि जातिवाचक के अंदर से ही ये दोनों निकले, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जब संज्ञा को बहुत ढंग से पढ़ाता है ना टीचर, तो बस इसको पढ़ाता है, इसको पढ़ाता है और इसको पढ़ाता है। इसको पढ़ाते ही इन दोनों को क्लियर कर देता है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत आराम आराम से सबको पढ़ाऊंगा अलग अलग, ठीक है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी बताओ? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर नाउन, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार क्लियर हो गए। चलो, अच्छा, इंग्लिश में इसमें से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, हिंदी में क्वेश्चन ठीक ठाक आता है। हिंदी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पहला लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तैयार हो जाओ। व्यक्तिवाचक में क्या आ रहा है? व्यक्ति को प्रॉपर कहते हैं ना, प्रॉपर का मतलब है विशेष, यानी कि व्यक्तिवाचक का मतलब है नाम, स्पष्ट नाम होना चाहिए, क्लियर उसका नाम होना चाहिए। वो कोई भी है, उसका कोई नाम हो, किसी का भी नाम। अगर वस्तु है तो नाम थोड़ी है किसी का। अब नाम लो तो क्या है? स्पष्ट नाम। मेज भी नाम नहीं है, पंखा भी नाम नहीं है। पंखे का नाम बताओ, किसका पंखा है? उषा का फैन है, ओरिएंट का। अब नाम हुआ। एक लास्ट कैटेगरी, जहां से आगे वो टूट ना सके, जहां से आगे वो टूट ना सके। और हर चीज टूटती है। जैसे तुमने कहा फल टूट जाएंगे, अमरूद, सेब, आम, आम भी टूट जाएंगे, चौसा आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम, रटौलिया आम की तो 10,000 के समय, 3,000 का तो वही लगता है यहाँ मेला। 3,000 तरह के आम आते हैं, और हमें तो बस दशहरी दशहरी कहा क्या रहा है, बड़ा मीठा हमें दशहरी। देखो, नाम किसका? लिखो, व्यक्ति का। नाम किसका? वस्तु का। नाम किसका? स्थान का। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम। अब मैं कुछ एग्जांपल बोलूंगा, लिखना शुरू करना। मैं कुछ एग्जांपल लिख के लाया हूं, मैं उन्हें बोलूंगा। ये बताओ, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है? जातिवाचक। तो लिखो, नाम नदी का भी नाम चाहिए, नाम नहीं है ना ये। नदी नहीं चाहिए, नदी का नाम चाहिए। पर्वत नहीं चाहिए, पर्वत का नाम चाहिए। सागर नहीं चाहिए, सागर का नाम चाहिए। शहर नहीं चाहिए, शहर का नाम चाहिए। गाय नहीं चाहिए, गाय, गाय का, गाय का नाम क्या होता है? काली गाय, काली गाय नहीं, कुछ गाय की प्रजाति होती हैं, जैसे अमेरिकन गाय बोलते हैं, जर्सी गाय, हाँ, देशी गाय, उसकी जो प्रजातियां होती हैं ना, वेराइटीज के आधार। काली गाय तो विशेषण हो गया, रंग तो विशेषण होता है ना। क्लियर? अब जैसे यहां मैंने राम लिखा, तो राम व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति का नाम। व्यक्ति तो है, व्यक्ति तो है, व्यक्ति के अंदर पहुंचो और राम। अब राम के अंदर नहीं पहुंच सकते आप, राम पर रुक जाओगे फाइनली। वस्तु, वस्तु का नाम होना चाहिए। अब यहां फंसेंगे हम, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। नाम पे पहुंचेंगे तब जाकर रुकेंगे। जैसे हम वस्तु पे गए, हमने लिख दिया पेन, कोई हमने पेन लिख दिया, एक मात्रा पेन। अब पेन में तुम बताना पड़ेगा कौन सा पेन है, तब जाके पहुंचोगे। क्लियर? क्या हुआ? हाँ, कुछ तो कह रहे थे। अच्छा, स्थान, अलीगढ़। अब अलीगढ़ फाइनल हो गया, अलीगढ़ क्या हो गया? फाइनल हो गया।
वस्तु को फाइनल करना पड़ेगा। वस्तु जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक बढ़ते चले जाओगे। जैसे तुम वस्तु पे गए और वस्तु में तुमने बोल दिया टीवी, तो वस्तु जातिवाचक, टीवी व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर केवल टीवी लिखा गया, जैसे अब तो मैं बहुत बढ़िया समझाऊंगा, अनाज क्या होता है? अनाज जातिवाचक हो गया। फल क्या हो गया? अगर फल जातिवाचक है तो आम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। भाई अगर ये फल जातिवाचक है तो कंपेयर में क्या हो गया? लेकिन अगर फल नहीं आया, केवल आम आया, तब आम जातिवाचक है। जिसकी ब्रांचेज बन सकती है वो जातिवाचक है, जिसको और आगे तोड़ा जा सकता है। जैसे पशु आया तो पशु जातिवाचक है, लेकिन गाय आया तो पशु के हिसाब से देखा जाए गाय, तो पशु की बहुत सारी कैटेगरी है, उसको कैटेगराइज कर दे तो गाय क्या हो गई? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो गई। लेकिन गाय भी अभी टूट जाएगी तो फिर गाय क्या हो जाएगी? जातिवाचक। जो चीज टूट जाएगी वो जातिवाचक होगी। अब मैं थोड़ा डेप्थ में चलूं, अब समझ में बहुत आएगा। पशु है जातिवाचक, गाय है विशिष्ट जातिवाचक, ब्रांच की सब ब्रांच। गाय क्या है? अगर पशु है, पशु तो पशु क्या है? जाति, स्पष्ट जाति है। पशु को कैटेगराइज कर दो, गाय में, बैल में, कुत्ता है, शेर है, बहुत सारे, तो पशु पेड़ है। पेड़ की ब्रांच क्या होगी? गाय, बैल, कुत्ता, लोमड़ी, ये क्या हो गई? सब ब्रांच हो गई। अब ब्रांच भी टूटेगी ना, और जैसे गाय को तोड़ोगे, जब तक कोई नाम ना आ जाए, नाम जिसको तोड़ना लास्ट में तुम तोड़ ही ना सको, तब जाके बनती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बनती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? इसलिए अच्छी हिंदी में इसको कहते जातिवाचक और इसको कहते विशिष्ट जातिवाचक। जातिवाचक, विशिष्ट जातिवाचक, जातिवाचक, विशिष्ट जातिवाचक। और लंगड़ाम, अब आ गया सर हमारा लंगड़ाम। लंगड़ा नहीं टूटेगा, पहले टूट चुका लंगड़ा हो गया, अब क्या तोड़ोगे उसे? क्लियर है? यहां आके टूट गया, वो फाइनल है। डेप्थ में चलेंगे थोड़ा। क्लियर है? अब समझा पाओगे किसी को भी कैसे बनते हैं। अब मैं तुम्हें यही व्यक्तिवाचक के साथ जातिवाचक सिखा देता हूं, क्योंकि दोनों में बहुत तुलना होती है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन भी कैसे आएंगे वो बताऊंगा। जातिवाचक संज्ञा, यार तुम किसी का नाम मत लो। लड़का नाम नहीं है ना, पूरी जाति है। नाम थोड़ी है लड़का, पूरी जाति है। जैसे वस्तु नाम थोड़ी है, पूरी जाति है। जैसे नदी नाम थोड़ी है, पूरी जाति है। जैसे अखबार नाम थोड़ी है, अखबार कोई नाम है, लेकिन दैनिक जागरण नाम है। दैनिक जागरण को तोड़ना, अखबार को तोड़ना, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये और ये और ये। अच्छा ये बताओ, समाचार पत्र टूट जाएगा ना? टूट जाएगा। न्यूज़पेपर टूट जाएगा। किस में टूटेगा? सर टूट गया, हिंदुस्तान में टूट जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में टूट जाएगा, द हिंदू में टूट जाएगा, फ्रंटियर में टूट जाएगा, बहुत सारे टूट जाएगा। लेकिन द हिंदू को तोड़ना, खत्म। ठीक है? सर सागर, सर सागर तोड़ो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। क्लियर? टूट रहा है। सर पर्वत, सर चौक, चौक, सर कार्टे चौक, गाजियाबाद में चांदनी चौक। नाम है ना, नाम आएगा ना इनका, निकल के। और लिखो। अच्छा ये बताओ, कुत्ता जाति है या विशिष्ट है? सर कुत्ते की तो इतनी जाति, इतनी तो आदमी की नहीं है। हाँ, पशु में जाति, अगर पशु देखा जाएगा तो फिर ये विशिष्ट जाति है, लेकिन फिलहाल ये क्या है? जाति है। अब जाति को तोड़ दोगे, कुत्ते तो कई तरह के होते हैं सर। रविवार, रविवार व्यक्ति। सर दिन है जाति। सर महीने है जाति। महीना क्या है? जाति। महीने को तोड़ दो, जनवरी, फरवरी, मार्च में तोड़ दो। अच्छा
लड़ाई, लड़ाई क्या है? जाति सर। पानीपत की लड़ाई है, बक्सर का युद्ध, युद्ध भी क्या है? जाति। बहुत सारे हो जाएंगे ना युद्ध, तोड़ो कितने युद्ध करो, रोज तो तुम चांटे बजा के आते हो। ठीक है। होली, होली सर त्योहार है, व्यक्तिवाचक। जाति, सॉरी, त्योहार है जातिवाचक। होली क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन क्या हो जाएगा? दीपावली क्या हो जाएगा? व्यक्ति। आप बताओ रामचरितमानस। सर रामचरितमानस को इधर लिखो। अच्छा, जो जो मैं इनके नाम बोल रहा हूं ना, इनके नाम उठा के इधर लिखते रहो। जैसे तुमने कहा लड़का, किसी का नाम रख दो इधर। तुमने कहा वस्तु, कोई नाम उठा कर रख दो। तुमने कहा नदी, कोई नाम रख दो। व्यक्तिवाचक। भाई दिन इधर आ रहा है ना, तो दिन के अंदर एंट्री कर दो, इधर चला जाएगा। रविवार इधर आ जाएगा। अखबार इधर आ रहा है तो अमर उजाला इधर आ जाएगा। सागर यहां आ रहा है तो प्रशांत इधर चला जाएगा, प्रशांत महासागर। नाम ले दो ना। पर्वत इधर आ रहा है तो हिमालय इधर चला जाएगा। हाँ, महीना इधर आ रहा है तो जनवरी उधर चला जाएगा। कुत्ता इधर आ रहा है तो जर्मन शेफर्ड इधर आ जाएगा। क्लियर? तुम समझ गए? अब मेथड सिखाता हूं दोनों में, जीवन में डिफरेंस करने का। देखो, पहला लिखो घूम फिरकर एक पर आ जाओ। घूम फिरकर एक पर आ जाओ। एक पर आ जाओ। देखो, घूम फिरकर अगर तुम एक पर ही आ जाओ, घूम फिरकर अगर तुम एक पर ही आ जाओ, नदी नहीं आ सकते। नदी बोलते 50 नदी तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी, लेकिन गंगा बोलते फिक्स हो गए, एक पे रुक गए, अब नहीं आएंगे 50। मैंने बोला पर्वत, बहुत सारे दिमाग में चल रहे हैं। घूम फिरकर एक पे आ जाओ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये लिख लो व्यक्तिवाचक कि क्या एग्जाम्पल है। अगर तुम्हें दुनिया में कोई भी कंफ्यूज करे तो तुम कंफ्यूज नहीं होने के हो, है ना। अब एक और लिख लो। तुम एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, कम सिखाता हूं मैं, चलो सिखा रहा हूं, पैसे लिए भाई। एक, अनेक। जो अनेक हो ही नहीं सकता। राम, राम किस पे एक पॉइंट पर रुकोगे? लड़के अनेक हो जाएंगे। घूम फिर के एक पा गए ना। शॉर्ट ट्रिक है ये। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक है, दूसरी क्या है? एक व्यक्तिवाचक, अनेक जातिवाचक। एक व्यक्तिवाचक, अनेक जातिवाचक। बिल्कुल होगा। अगर नाम बदला जा सके तो जातिवाचक, नाम बदला जा सके तो व्यक्तिवाचक, नहीं बदला जा सके तो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? अगर नाम बदला जा सके। जैसे शहर, शहर ही रहेगा। इलाहाबाद से प्रयागराज हो सकता है बस। इलाहाबाद नाम है ना, लेकिन अब क्या हो गया? प्रयागराज। आज ये गाजियाबाद है, कल इसका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन इसको बोलेंगे शहरी, गांव कभी नहीं बोलेंगे। आज इसका नाम हिमालय है, कल हमें लगे कि नहीं हिमालय से मजा नहीं आ रहा, इसका नाम कुछ और कर दो। जैसे मनरेगा चेंज कर दिया बीजेपी ने, है ना। मनरेगा चेंज कर दिया, महात्मा गांधी के नाम से शुरू था, कुछ का नाम कुछ और कर दिया, लेकिन नाम है तो वो योजना। तो योजना क्या हो गई? जातिवाचक, और उसका नाम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो नाम बदले जा सकते हैं, जाति नहीं बदली जा सकती। भारत में धर्म बदला जाता, जाति नहीं। जैसे ऐसे नहीं आएंगे, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा, ऐसे आएगा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? एक शब्द लिख देंगे, वो शब्द ऊपर लिखा होगा।
नहीं, सागर व्यक्तिवाचक कैसे? हिमालय व्यक्तिवाचक है ना, हिमालय से हिमालय में एंट्री कर। जैसे हिमालय, सुनो आप ध्यान से सुनना, हिमालय पर्वत में, हिमालय अपने आप में पूरा फिक्स पर्वत है कि हम हिमालय पर्वत पे गए, मैं कैलाश पर्वत पे गया, बाकी उसकी चोटियां हैं। जैसे मेरा नाम अजीत, लेकिन बाकी मेरे बॉडी पार्ट्स हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे समझो, पर्वत बहुत सारे, हिमालय एक ही है। माउंट एक और है, बहुत आसान तरीका बताता हूं। आप कभी भी व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बना सकते, समझे? ये हमेशा व्यक्तिवाचक ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, एक वचन। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कम बताता हूं तो मैं बता रहा हूं, तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो इसके आगे कुछ लगा दो, फेल हो जाएगा। कोई संख्या लगा दो, ये फेल हो जाएगा। ना कुछ लगा सकते ना संख्या लगा सकते। इसके आगे लगा दो कुछ भी तुम, एक लड़का, कुछ लड़के, सारे लड़के, यहां लगाओ। एक अलीगढ़, सारे अलीगढ़, कुछ अलीगढ़, फेल हो जाएगा। पॉइंट्स है ना इसमें, पॉइंट्स पकड़ो। नाम बदल सकते हो आप, क्या कर सकते हो? एक और, ये लुप्त हो सकता है। लुप्त जानते हो? गायब। ये लुप्त हो सकता है, जरूरी है। अभी तो बताया था। नाम तुम्हारा क्या है? और कोई विशेष व्यक्ति तुम्हें क्या बुलाता है? चलो, विशेष तुम्हारे जीवन में भी आया नहीं है, जब आ जाएगा तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा और भी नाम हो सकता है। जैसे ये आज इलाहाबाद है, लेकिन अब क्या है वो? गुड़गांव कहाँ है? हो गया ना, तो नाम बदल गया ना। जिसके नाम को बदला जा सकते वो व्यक्तिवाचक है। व्यक्ति बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती। देखो, जैसे जो हिंदू थे वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए, लेकिन उन्होंने जाति अपनी वही रखी। जो जाट है वो जाट ही रहा, जो त्यागी है वो त्यागी रहा, है ना? सलीम मलिक, हाँ, जो गुजर है वो गुजर रहा। वो अब जो जो रहा, उसने अपनी जाति नहीं बदली। जाति का घमंड सबको रहता है, वे मतलब की, अरे है कुछ नहीं है। ये लुप्त हो सकता है। आज गंगा नदी है, कल ना रहे, क्योंकि आज से पहले सरस्वती थी। कहाँ है अब? कहाँ है सरस्वती? शत्रुमुर्ग कहाँ है? तुम्हारे घर पे कितने पंछी बैठते सुबह सुबह पेड़ों पे, अब दिखाई देते? 15 साल पीछे हट जाओ सब। वो एक गौरैया से बैठती थी, कू कू कू, कुछ ऐसी थी, वो आती है? अब कहाँ है? गुरसल बोलते थे, क्या बोलते थे सर? हाँ, आती है क्या वो? कहाँ है वो? कहाँ दिखाई देती है? बहुत सारी चीजें कहाँ है? गायब हो गए। बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती। दशहरा के दिन देखना, जो बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता, क्या होता था वो? नीलकंठ। नीलकंठ होता था, क्या बोलते वो? ये वो कहाँ दिखाई देता है? बहुत सारी चीज का। ऐसे सरस्वती नदी थी किसी समय, लेकिन आज है क्या? तो लेकिन नदी शब्द कभी लुप्त नहीं होगा। सरस्वती को गंगा बोल सकते हो तुम इन फ्यूचर, कि नाम हमने इसका नाम गंगा रख दिया, मोदी है रख देगा, मोदी आदमी है। लेकिन नदी को पर्वत नहीं कह सकते तुम, कि चलो भाई गंगा पर्वत पे आ गए हैं। नाम मतलब जाति नहीं बदलोगे, व्यक्ति विशेष नाम को आप चेंज कर दोगे, है ना? चलो, ये बताओ, जाति क्लियर? ये 4 पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारी इतनी मदद करेंगे, जहां तुम फंसोगे तुम तुरंत निकाल लोगे, कुछ निकाल लोगे। क्लियर है? ये बहुवचन होते हैं, ये एक वचन, ये एक वचन भी हो जाएगा बहुवचन, जब लड़का का लड़के बना लो, गाय का गाय, राम का राम थोड़ी हो जाएगा। राम शब्द का राम विभक्तियों में हो सकता है, राम रामा, लेकिन वैसे थोड़ी हो जाएगा कि राम आ रहा है। चले भाई, चले। अब मैं जो बोल रहा हूं लिखो, बहुत प्यारा सेंटेंस है। भाई मैं जहर, कोई जहर लाया है? गर्म पानी से दे दो मुझे। मैं ही कह रहा हूं बाबू, मेरे बच्चा, मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। मैं, हाँ मुझे बता, लिखो। जिस तरह इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया,
मगर वो आज भी शहर है। उसका नाम तो बदल दिया, लेकिन शहर से गांव नहीं बदलेगा। शहर क्योंकि जाति है। शहर क्या है? जाति। एक इलाहाबाद क्या है? नाम है ना उस जाति का। शहर जाति का नाम है कोई। इलाहाबाद को तुम प्रयागराज कर सकते हो, लेकिन शहर को ही नहीं कह सकते कि भाई अभी कोई नदी बन गई। ठीक है, अब क्लियर है भाई? ये वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से तुम्हें कंफ्यूजन हो तुम। हाँ, जैसे आम बताओ, आम क्या है? जाते, क्योंकि इनका आगे जोड़ के देख लो, कुछ कुछ आम दे दो, सारे आम दे दो, है ना? ठीक है ना? नाम आगे नहीं हो सकता। नाम बोलोगे तो नहीं, उसके पीछे फिर उसकी जाति लगानी पड़ेगी। तुम ये नहीं कह सकते सारा लंगड़ा दे दो, सारे लंगड़े आम दे दो, ऐसे बोलेंगे। ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि सारा दशहरी दे दो। नहीं, सारा दशहरी में भी आम छिपा होता है। हाँ, आम छिपा है। और देखो बहुत अच्छी बात जो पेपर में पूछा जाएगा, महात्मा जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आगे लिखो, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। थे क्या? हैं आज भी। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। हैं क्या? थे लिख दो यार, अब है रहे नहीं ना, अब कहाँ है? ठीक है, अब एक और लिखो, बहुत प्यारा सेंटेंस। लोहिया जी ने लोहिया जी ने समाज की नब्ज को पहचान लिया था। लोहिया जी ने समाज की नब्ज को पहचान लिया था। और लास्ट चौथे नंबर का, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। किसमें? अवधी भाषा में की। अब यहां तक तुमने पढ़ लिया। अब इसमें अंडरलाइन करो, महात्मा जी, पंडित जी, लोहिया जी, गोस्वामी जी। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें सब कुछ हटा दे तो महात्मा जी क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक? कैसे व्यक्तिवाचक? महात्मा जी तो कोई भी हो सकता है, कोई किसी का नाम थोड़ी है। नहीं, मैं तो महात्मा जी के बारे में कह रहा हूं, सेंटेंस के बारे में नहीं कह रहा। मैं केवल महात्मा जी अंडरलाइन कर दिया मैंने। जातिवाचक है ना, लेकिन सेंटेंस के रेफरेंस में क्या हो गया? और सच में क्या है? और हो क्या गया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। लिखो हेडिंग इसके ऊपर, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तुम्हें समझ में भी आ रहा है? ऊपर ऊपर से आ रहा है ना सच? कभी हाँ जी कहना, इसी गांव में रहना। इसका मतलब होगी क्या? जातिवाचक होगी क्या? लेकिन यूज कैसा हो रहा है? क्योंकि अगर मैं कहूं महात्मा जी, तो कितना ही सोच लेना, गांधी जी से अलावा किसी का दिमाग नहीं जाएगा। गोस्वामी कहते किसका नाम जाता दिमाग में? अगर मैं गोस्वामी बोलता हूं तो गोस्वामी तो बहुत सारे लोग लगाते हैं। अर्णव गोस्वामी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे मेरे मुंह से गोस्वामी निकलता है, तुम्हारा दिमाग कहां जाता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं पूरी जाति को फेमस कर देते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी जाति के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ जाति उस व्यक्ति के नाम से जानी जाती है। हम सब लीचड़ हैं। हम अपनी जातियों के नाम से जाने जा रहे हैं। महान कब होंगे? जब एक शब्द बोला जाएगा, कोहली। कोहली बोलते क्या आया दिमाग में? कम से कम नॉर्मल लगा रहा हूं 10 लाख व्यक्ति भारत में कोहली होंगे। एक ही आ रहा है ना, धोनी।
क्लियर है पॉइंट? तेंदुलकर पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन तेंदुलकर बोलते क्या आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? अच्छा एक और है, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है ना, तो तुम उसका नाम रख लो, तुम्हें अपने नाम पे दिक्कत आने लगती है। जैसे मेरा नाम विराट कोहली होता, सोच के चलो, यार ये उसकी सस्ती कॉपी ढूंढ रहा है। समझो मेरी बात। आदमी जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो पूरे गांव का नाम, पूरे विश्व का मतलब पहचान देता है उसको, बनता है ना ऐसे। आप अब इस पॉइंट को यहां से पकड़ो कि पंडित जी का नाम आते ही जवाहर का ही नाम याद आया, तो यहां जातिवाचक संज्ञा इस सेंटेंस में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है ऐसा। अब उल्टा भी देखो कितना सच होगा। लोहिया जी कौन है? अब उल्टे लिखो, नीचे कुछ जगह छोड़ के लिखना, कोई हेडिंग बाद में लिखवाऊंगा। हमारे देश में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। लिखो, इस देश में भी बहुत जयचंद है। इस देश में भी बहुत जयचंद है। इस देश में भी बहुत जयचंद है। इस देश में, अगला, इस देश में हर घर में सीता है। कितने कितने झूठ लिखने पड़े हैं मुझे। हर घर में सीता है। अब अंडरलाइन कर दो, पहले में हरिश्चंद्र, दूसरे में जयचंद, तीसरे में सीता। अब बोलो, चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, हमारे देश में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। अब हरिश्चंद्र तो एक आदमी है ना, लेकिन यहां किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? बहुत सारे लोगों को कवर कर रहा है। भाई हरिश्चंद्र तो एक आदमी है, लेकिन यहां कितने सारे लोगों को कवर कर रहा है कि हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। मतलब जो भी ईमानदार, क्या कहते, बैठ जा हरिश्चंद्र बैठ जा, बोलते हैं ना ऐसे। तुम्हारे ग्रुप में कोई बहुत ईमानदार आदमी तो नुकसान पहुंचाएगा ना। कई बार हमें सच नहीं बोलना होता है, लेकिन हमारे साथ एक सच्चा बैठा है। बहुत, जब 10th 12th में पढ़ते थे, क्रिकेट खेलने गए थे, तो ट्रेन से गए थे क्रिकेट खेलने। तो रात थोड़ी सी, जाड़े के दिन थे, 7:30 8 का टाइम। जाड़े में तो पता है 7 बजे में अंधेरा हो जाता बहुत ज़्यादा। तो भूख लग रही थी, तो हमने देखा इस खेत में गन्ने हैं, तो हमने तोड़ लिए। 15-16 लड़के थे हम, भूख लग रही थी। और लंड हेर गिरती में ये होता है, एक तोड़ते दोनों का नुकसान करते हैं। उम्र कम होती है तो समझ भी कम होती है। तो दो दो तोड़ लिए, एक एक बेकार कर दिया, और सारे के सारे 15-16 वहीं बैठे। तो स्टेशन था वो, उधर से एक आदमी आ रहा था। उसमें बोलना कि ये गन्ने तुमने इस खेत में से तोड़े। हम ये भी कह सकते थे कि नहीं जी पीछे से लाए, हमें तो किसी ने दिए थे जहाँ खेल के आए। हम एक हरिश्चंद्र था। उसने कहा जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा जी हमने यहीं से तोड़े। उसने लोगों को आवाज लगा ली। अब 100 रुपये गन्ने के हिसाब से देने पड़े। 5100 रुपये मैच में जीते थे, 2600 वहां चले गए। और प्रसाद जो मिला, गाली तो सुनने को मिलती है, वो हमने सहज हृदय से, जैसे गीता के प्रवचन चल रहे हो, ले ली। क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक वो अपने पास रखनी नहीं थी ना, तो हमने तो उसको लौटानी थी ना जिसने सत्य बोला था। फिर हमने उसको पकड़ा। तो ऐसा जो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, वो तो फंसवा देगा। हर समय तुम सत्य नहीं बोल सकते हो, हर समय सत्य बोलना उचित भी नहीं है। लेकिन जो बीच में सत्य बोल देता हूं उसको क्या कहते हैं? सत्यवादी। सपने में ही तो दिखाई दिया था कि मैंने विश्वामित्र को अपना क्या दे दिया। विश्वामित्र सच में आ गए कि चलो तूने सपने में देखा तो दे। मना भी कर सकता था कि जी बिल्कुल ले लो। ईमानदार ऐसे ही था। बेटा भी क्या है, सामने पड़ी है डेड बॉडी, डोम का कार्य कर रहा है, कह रहा भैया वो देना पड़ेगा।
टैक्स देना पड़ेगा कि जी तुम्हारे बेटा ने, तो क्या दिक्कत है, तुम नहीं कर सकते ऐसा। अब वो कहानी है, इसलिए कहानी में चीजें करनी ज्यादा आसान है। लिखो एक, नहीं लिख तो लिया, जयचंद। अब जैसे पता है क्या है, हमारे ग्रुप में जितनी लड़कियां बैठी है, अगर इनमें से कोई जयचंद को नहीं जानता तो उसके लिए बेकार हो गए ये। इनमें से कोई जयचंद को नहीं जानता, कौन जानता है जयचंद को, बता। देखा, वो जरासंध है। हाँ, किसने? अब जयचंद, अब भाई प्रेम तो बुरी चीज है ही, संयुक्ता सुंदर थी, उसने कहा कि मेरी बेटी है तुम रहने दो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं भाई, इनसे प्रेम करते हैं। अब पिता अगर मना कर रहा है तो भाई देखो, पिता का तो बेटी सम्मान ही है, अपनी इच्छा से शादी कराए तो ठीक है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन उस समय ये चीजें मायने नहीं रखती थी, इच्छा उस समय बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती थी। अब कृष्ण ने अपनी ही तो सिस्टर का अपहरण कराया था अर्जुन से, और ये और कह रहा था देखो क्षत्रिय वही है जो किसी स्त्री को उसकी कहने से, उसकी इच्छा से भारे मंडप से किडनैप कर ले। भगवान कृष्ण बोले कोई साधारण आदमी थोड़ी बोल रहा है, लोगों ने प्रेरणा ले ली तो यहां तो रोड डोली उठती घूमेंगे। अब उन्होंने समझाया, तो जयसिंह किसके साथ मिल गया? गौरी के साथ। और जब आदमी बहुत ज्यादा प्रेम में रहता है ना, तो उसका लड़ाई झगड़े में, मारपीट में ज्यादा मन नहीं लगता। गौरी को उसने कितनी बार छोड़ा, पृथ्वीराज चौहान ने। वो आया, हर बार उसको हरा देते थे पृथ्वीराज चौहान, फिर कह देते चल जा मौज ले, क्योंकि वो प्रेम में है ना। प्रेम में तो आदमी चींटी को देख देख के रखता है पैर। अभी मैं प्रेम में हूँ, ब्रेकअप के बाद ही तो तेजाब लिए घूमता है, नहीं तो खुशी रहता है, इतने तो फूलों को देख देख के गाने गाता है। बहुत समझाया बेचारा, अंत में वो उससे मिल गया। मोहम्मद गौरी अगर ना आता और उसको मार देता पृथ्वीराज चौहान, तो तुम गुलाम ना होते, क्लियर सी बात है। तुम गुलाम ही मोहब्बत के कारण हुए हो। या वही कह देती मार जो दे से, लड़की समझे नहीं किसी पे हाथ नहीं उठाते, गलत बात समझे बाबू। लड़कियां तो बाबू ऐसा समझा, हम पे 700 साल हमारी धुनाई करवा दी बाबू ने, हमें जो रगड़ा पकड़ के 700 साल, हम अब तक सीधे नहीं हो रहे, कब्र बुढ़ी रहती है हमारी अब तक। इतना पैसा इस देश में, भाई साहब कितना पैसा था, पत पूछो, इतना संपन्न, इतना लूटा है भाई साहब, सोने की चिड़िया ही रह गया। चलो अब कहते हैं, अब तो कहते हैं ना, अगर किसी को किसी त्योहार पे एक वो बनवा देना 2 तोले की चैन भी फूली नहीं समाती, वो हो ये बनवाई है उन्होंने, किन्होंने? उन्होंने। सोने की चिड़िया था भाई, ऐसे दासियों को ऐसे मुद्रा फेंक के दे देते थे, ले जाओ जाओ। महाराज लड़का हुआ है, लड़का हर 5 महीने होते ही रहते थे, क्योंकि एक राज्य एक रानी थोड़ी थी। महाराज लड़का हुआ है, महाराज लड़का हुआ है, महाराज लड़का हुआ। महाराज अपने चेहरे पर हाथ हटाए, अगले लड़के का नंबर। तो भाई रानियां दासियां इतना इतना गहना लेके जा रही हैं, हम तो सोचते हम दासी होते, यहाँ क्या मिल रहा है यार, क्या दुर्गति उठ रही है यार, तुमने कच्ची नस पे हाथ रखवा दिया। ये वाला क्लियर है? एक लिखा होगा तुमने, हर घर में सीता है। सीता किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है, ऑनेस्टी का प्रतीक है। सीता है या नहीं है? ये तो तुमसे बेहतर तरीके से जानते हो। अब हर घर में एक सीता है, तो इस घर में जिस घर की भी हम बात करें, पूरे देश की घर की स्त्रियों की बात करें, हम सीता से तुलना करके उनके पवित्रता की क्या दे रहे हैं? एक मिसाल दे रहे हैं। तो हर घर में सीता का मतलब, सीता शब्द को हमने सबसे क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। तो यह सीता व्यक्तिवाचक ना होकर किसके रूप में यूज हो रहा है? पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने सबसे लास्ट में लिखवाए हैं। किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन? ऐसा पूछा जाएगा कि लोहिया जी ने समाज में नब्ज को पहचान लिया था, निम्न में से, अच्छा 4 ऑप्शन रहेंगे। लोहिया जी ने समाज के नब्ज को पहचान लिया था, देश में राजा हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, 2 और रहेंगे। निम्न में से किस वाक्य में जातिवाचक का प्रयोग
व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम पकड़ लोगे। चल लोहिया जी, लोहिया बहुत सारे हैं लेकिन एक व्यक्ति के लिए हुआ है। तो ये दोनों तरह के प्रयोग हो गए। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी बाकी के खत्म होंगे। और ये संज्ञा थोड़ा अभी संज्ञा में ना हम लोगों को ये भी सब पढ़ने पड़ेंगे। संज्ञा में हम सब लोगों को हमने मिटा दिए थे क्या लिंग वचन काल कारक पुरुष, तो अब हमें लिंग वचन काल कारक और पुरुष भी संज्ञा के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। सर्वनाम विशेषण और क्रिया तो 3-2 दिन के ही हैं, लेकिन ये 4-5 दिन का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इससे हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है।